अच्छा, अभी थोड़ा आगाज करते हैं। आज की क्लास का जो बेसिकली मुद्दा है, हमें एक लॉगिन फॉर्म बनाना है। ठीक है, रिपीट करते हैं, वही सारे लॉगिन में सब रिपीट हो जाएगा। तो आज हम एक एक्चुअल कंपोनेंट बनाने जा रहे हैं जो कि इस्तेमाल होता है। जो बच्चे आप में से जो इंटर्नशिप वगैरह कर रहे हैं उनको पता है कि ये चीज़ इस्तेमाल होती है एक्चुअली। ठीक है, तो हम जरा देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो हम एक काम करते हैं, हम चलते हैं रिएक्ट ऐप माई ऐप वाली में। काम हो रहा है ना, वैसे ही मैं उसको फिर। ठीक है सर। तो हमने जो स्क्रैच एक अपनी वेब ऐप स्टार्ट की थी, जिसमें कल हमने कुछ आप लोगों ने कुछ काम किया था। ठीक है, इसकी थीम ये सही है, ब्लैक वाली करें। आई थिंक सही है, ज्यादा क्लियर है क्योंकि वो शार्प है। हुआ नहीं ऐसे है कि हमारे पास दूसरा पैसा। ठीक है, तो जब आप अपना काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जब आप रिएक्ट ऐप स्टार्ट करते हैं तो आपके पास एक फाइल बनी हुई होती है, उसको हम लोग कहते हैं app.js। ठीक है, और app.js में आपके पास एक कंपोनेंट बना हुआ होता है ऐप के नाम से। अच्छा ठीक है, तो हम लोग जो मेजर कंपोनेंट आपको कोई दिखता है वो दिखता है आपको app.js। ठीक है, तो app.js जब आप ओपन करेंगे तो आपको नॉर्मली इधर बहुत ज्यादा कोड लिखा हुआ होता है, वो वही कोड होता है जो कि रिएक्ट का नहीं लोगो स्पिन कर रहा होता है, वो होता है नॉर्मली। तो हम उसको पूरा डिलीट कर देते हैं, सिर्फ हमारे पास क्या बचता है, डेव और एक ऐप का कंपोनेंट। ठीक है, अभी क्योंकि हमने बिल्कुल स्क्रैच से किया है तो मुझे यहाँ पे काम करना पड़ेगा, या मुझे ऐप का कंपोनेंट इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये काम आप लोगों को नॉर्मली नहीं करना पड़ता क्योंकि ऑलरेडी हुआ हुआ होता है। ठीक है, एक दफा चेक करने का तरीका ये होता है कि हम लोग बुक्स डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये हमारे इस वक्त किसी काम का नहीं है। हम इसके बाद ठीक है, हम चेक करने के लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी टैग लगा देते हैं, जैसे हमने लगा दिया H1। यार खुद ही कर लेते। ठीक है, तो हमने हेलो सेलेक्ट किया और यहाँ पे हम लोग टर्मिनल पे npm स्टार्ट जैसे करते हैं नॉर्मली वैसे ही करेंगे। तो ये ऐप चल जाएगी। इतनी कहानी आप लोगों ने बार बार सीखी हुई है, बार बार की हुई है, कोई इशू नहीं है। अब हम लोग इसको थोड़ा आगे चलते हैं और अपना फॉर्म बनाते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये करते हैं कि अब क्योंकि ये हम लोग फॉर्म बना रहे तो हम चाहते हैं थोड़ा खूबसूरत हो, थोड़ा बेहतर हो।
तो उसके लिए हम सिंपल ये कर सकते हैं कि हम कोई काम करने के लिए हम बूटस्ट्रैप यूज कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप इस्तेमाल कैसे होगी रिएक्ट में, अभी एक प्रॉब्लम है। तो हम एक काम कर सकते हैं, अगर आप गूगल पे लिखेंगे रिएक्ट बूटस्ट्रैप, ठीक है, तो ये आपके पास गिटहब का एक लिंक खुल जाएगा। आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि ये रिएक्ट बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है। अब ये कमांड पूरी आप कॉपी करें, सभी में भी करना देता हूँ नीचे। नहीं सर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आप लोगों को एक बात पता है कि CMD यहाँ ओपन करें कमांड, क्योंकि हमें इसी फोल्डर में चलानी है, ठीक है। तो नॉर्मल कमांड होती है npm इंस्टॉल और उस पैकेज का नाम, हम ये नई लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रहे हैं, उस लाइब्रेरी का नाम क्या है, बूटस्ट्रैप। लेकिन जब भी आप कोई नई लाइब्रेरी इस्तेमाल करें तो साथ में एक लफ्ज लगा दिया करें माइनस माइनस सेव, और आप इसको गौर से देखें तो मैं क्या लगाया, माइनस 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 सेव से क्या होता है कि ये सेव कर देता है पैकेज.json में कि मैंने ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करी थी, सही है। हम इसको एंटर दबाते हैं तो ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। बहुत छोटी सी ये एक लाइब्रेरी है, इतनी वो बड़ी नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाती है, तो हम इसको देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि हमारी रिएक्ट ऐप स्टार्ट हो गई है। परफेक्ट, बहुत सिंपल। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा क्लीन करते हैं, क्योंकि पहले के कंपोनेंट्स कुछ बने हुए हैं, ये दो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, बिल्कुल क्लीन कर रहा हूँ जैसे कि आपको नॉर्मली मिलेगी। इस तरह की एप्लीकेशन आपको नॉर्मली मिलेगी, उसमें कंपोनेंट्स का फोल्डर आप खुद बनाओगे, app.js और index.js पहले से बनी हुई होगी, ठीक है। हम index.css में कंफर्म कर लेते हैं कि कोई हमने इसमें CSS लिखी तो नहीं हुई। अब ये कुछ लिखा हुआ है, आप इसको डिलीट कर दें, कभी मैंने किया होगा, लेकिन हमें ये नहीं करना अभी। तो अब हमारे पास बिल्कुल एक स्ट्रक्चर बन गया एक प्रोजेक्ट का, बिल्कुल एम्प्टी। ये आप लोगों को नॉर्मली मिल जाएगा जब आप क्रिएट रिएक्ट ऐप करोगे, सही है। अभी मैंने वो नहीं किया क्योंकि उस पर टाइम लगता, मैंने पुरानी प्रोजेक्ट में दोबारा क्लीन करके इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अगर हम आए अपने कंसोल पे तो हम देख सकते हैं कि हमारी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई है, ठीक है। अब लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई, अब हमें इसको यूज कैसे करना है। सबसे आसान तरीका इसका ये होता है कि आप index.js में आए, ठीक है, जो इंडेक्स फाइल है, जो मेजर फाइल है, जिसके अंदर इंडेक्स हमेशा वो होती है जिसके अंदर ये react dom.render होता है। ये समझ लें कि रिएक्ट का एंट्री पॉइंट है, यहां से रिएक्ट शुरू होती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे ना इसको बूटस्ट्रैप को, तो वो पूरी की पूरी आपकी रिएक्ट ऐप पे लग जाएगी ऑटोमेटिक। इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कैसे करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हम CS इंपोर्ट कर रहे थे, इधर हम इंपोर्ट कर सकते हैं रिएक्ट बूटस्ट्रैप, ठीक है। ये क्यों रिएक्ट बूटस्ट्रैप सिर्फ हमने नाम लिखा, क्योंकि ये इसका नेटिव कोड है, नोड मॉड्यूल्स में ये सेव हुई है। वरना आपको पता था कि पहले अगर हम उसमें CSS की फाइल सेव कर रहे थे तो हम कर रहे थे डॉट, उसकी हमें पूरा पाथ बता रहे थे कि वो फाइल कहाँ पड़ी है। ये मैंने रिएक्ट बूटस्ट्रैप सिर्फ क्यों लिखा, क्योंकि वो एक खुद नोड की लाइब्रेरी है, तो वो पहचान लिया कि मैं क्या ऐड करना चाह रहा हूँ। अब इसको चेक करना है मैंने कि एक्चुअली ये काम कर रही है कि नहीं। हेलो दिख रहा है। अब रिएक्ट बूटस्ट्रैप की कुछ क्लासेस होती हैं, सही है। ये काम ही किस पे करती है, क्लासेस पे। आपको और कुछ नहीं करना होता, बस आपको क्लास लगानी होती है। यहां पे हम एक लिख सकते हैं डिस्प्ले डैश 1, एक मिनट,
अच्छा, इसमें ये जो लाइब्रेरी है खुद एक इंडिपेंडेंट CF की लाइब्रेरी है बेसिकली, लेकिन रिएक्ट बूटस्ट्रैप में इसने वो वाला वर्जन सेव कर लिया है जिसमें ये बने बनाए रिएक्ट के कंपोनेंट्स दे देता है। ठीक है, हम वो चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या दिया है उसने, वरना हम नेटिव वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिएक्ट बूटस्ट्रैप में हम जाते हैं, इससे कहने का क्या मतलब है हम वो देख लेते हैं। ऊपर जो लिखा हुआ कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स में अगर आप आएंगे तो आपको दिखेगा कि ये किस तरीके से उसने कोड लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपके ऊपर है। एक तो ये तरीका है, आप इसके कंपोनेंट्स इंस्टॉल कर लो। एक दूसरा तरीका सिंपल ये है कि हम नॉर्मली कर सकते हैं, हम लोग दोबारा इस पे आए और हम कहें npm install --सेव, और हम इंस्टॉल कर रहे हैं बूटस्ट्रैप @5। @5 का मतलब है कि मुझे 5th वर्जन चाहिए। बूटस्ट्रैप के बहुत सारे वर्जन हैं और हमें चाहिए कौन सा, 5वां। ये नेटिव है। इसका मतलब है वो रियल बूटस्ट्रैप है ना, वो आपको डायरेक्ट कंपोनेंट्स देता है। आपको बटन चाहिए, बटन इंपोर्ट करा लो, कुछ और चाहिए, कुछ और इंपोर्ट करा लो। ये जो है ये आप कहीं भी लगा सकते हो। अगर आप रियल की एप्लीकेशन नहीं भी इस्तेमाल कर रहे हैं ना, आप वहां भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें आपको मना नहीं करता। इसको भी देख लेते हैं, इसमें दोनों में क्या फर्क है, अभी आपको दिख जाएगा। वैसे इसमें कोई कंपोनेंट हम यूज कर लेते हैं ऑलरेडी, फिर हमें दिखे कि वो काम कैसे हो रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इनकी वेबसाइट है, ये हमें कंपोनेंट्स सिखा रही है कि जो इस रिएक्ट बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी में है, वो हमें तरीका बता रही है कि हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे वो भी हो गई है जो इसकी नेटिव लाइब्रेरी है। तो हम जैसे app.js में हम इंपोर्ट कर सकते हैं। इनका तरीका इन्होंने बोला हुआ है, बटन फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे देखें, ये वाले हमें डिफरेंट बटन बताए गए हैं। तो अगर हम पहला वाला बटन इसका उठाते हैं और पहले बटन के बाद हम यहाँ पे कोई बटन पेस्ट करते हैं, ठीक है, और हम अपने पेज पे मेन पे जाते हैं, तो ये हमारे पास एक बटन बन के आ गया है, जो कि कहाँ से आ रहा है, रिएक्ट बूटस्ट्रैप में से। इसमें कलर आना चाहिए था, ये इनका प्राइमरी, आई थिंक मैंने वो दूसरी भी इंस्टॉल कर डाली है, इसको चेक करते हैं। लेकिन ज़्यादा इजी वो दूसरी वाली है, मैं तभी वो दूसरी वाली मैंने इंस्टॉल की, इस पर जाते ही नहीं है। अब एक काम करते हैं, वो हो गई है। इसका जो इंस्टॉल करने का तरीका है या लगाने का तरीका है बिल्कुल सिंपल है, जैसे आप नॉर्मल CSS लगाते हो एग्जैक्ट। तभी मैंने कहा कि ये थोड़ी मुश्किल हो रही है। नोड मॉड्यूल्स, अब नोड मॉड्यूल्स में आएगी बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप के फोल्डर के अंदर आपके पास आता है डिस्ट, और डिस्ट के बाद आपके पास आता है CSS, और उसके बाद मिनिमम JS वाली एक फाइल होगी, bootstrap min.js। just a minute। यार एक मिनट, bootstrap cdn, पता नहीं मैंने वर्जन बदला है क्या बदला है। वो कह रहा है कि डायरेक्ट बटन इंपोर्ट करो, मुझे बटन इंपोर्ट नहीं करना, मुझे क्लासेस चाहिए। ये मुझे कह रहा है डायरेक्ट बटन ही इंपोर्ट करो, अब वो दूसरी वाली में भी यही कह रहा है।
एक इसका बहुत सिंपल तरीका होता है, हम ये कर सकते हैं, इसको मैंने कॉपी किया है ना, इंडेक्स पब्लिक पे हम आए, पब्लिक में हमने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे गए, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में हम हेड में आए, सबसे आसान तरीका यही है सर। ऐप डॉट जेएस में हम आए, हमने ये डिलीट कर दिया। एरर कहाँ आ रहा है भाई? कंपाइल्ड सक्सेसफुल, लग गया सही। हमने किया क्या बेसिकली, वो जो लाइब्रेरी डाउनलोड हो रही थी वो हमें कह रही थी कंपोनेंट डायरेक्ट इस्तेमाल करो। कंपोनेंट का मतलब है कि वो कह रही थी कि बटन इंपोर्ट करो, हमने रिएक्ट के लिए बटन कंपोनेंट बनाया हुआ है, वो बटन इंपोर्ट करो और उसको इस्तेमाल करो। उस पर कंट्रोल अच्छा नहीं है, वो हमें पहले सीखना पड़ता है कि हम कंपोनेंट कैसे इस्तेमाल करें, उसमें कौन कौन सी वैल्यू डालें। सबसे आसान क्या है ये, इसमें क्या मैंने किया क्या सिंपल, इसको चला रिवाइज कर देता हूँ कि मैंने गूगल पे लिखा बूटस्ट्रैप CDN, ठीक है। अच्छा ये तरीका आप सिंपल अपनी जो आप HTML CSS बनाते थे ना वेबसाइट ये उसमें भी चलता है, क्योंकि मैंने तरीका कौन सा इस्तेमाल किया, बिल्कुल सिंपल HTML वाला। वो उसमें भी अगर आप लगाएंगे तो ये क्लासेस काम करेंगी। आप घर जाके कीजिएगा, रिएक्ट की आप एप्लीकेशन ना बनाए, आप सिंपल एक HTML की फाइल बनाए और एक CSS की फाइल बनाए, और HTML में ये इसका जो लिंक है वो पेस्ट कर दें। अब उसका क्या मतलब है, आप इंट्रोडक्शन पे आए, ये लिंक वैसे वीडियो में रिकॉर्डेड है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ कैसे जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाली लिंक आप कॉपी करें, सही है। अब मुझे बात बताएं कि HTML में जो रिएक्ट है उसका HTML किधर होता है, उसका HTML होता है पब्लिक में, ये रहा index.html, सही। अब आप कोई भी CSS कहाँ ऐड करते हो, हेड के अंदर, ये तो सबको पता है। तो मैंने सिंपल यहाँ पे वो लिंक अटैच कर दिया जो मुझे बूटस्ट्रैप का ऑनलाइन मिला था। देखिए ये क्या कर रहा है, ये लिंक कर रहा है क्या, स्टाइल शीट, और यहाँ पे href दिया हुआ है कि ये कहीं जो बूटस्ट्रैप की फाइल CSS की उठा लो इंटरनेट से, ठीक है। तो इसके बाद मुझे कैसे पता लगा कि ये चल गई, मैं H1 पे मैंने कौन सी क्लास लगाई हुई है, display1। अब ये क्लास मैंने बनाई नहीं है, इस क्लास में मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ। ये क्लास कहाँ से आ रही है, बूटस्ट्रैप से। अब मैं इसको मिटाता हूँ, आपको फिर देखते हैं, इसको मिटाएं। अब ये हमारा हेलो है, आई थिंक इसमें फिर भी लगा हुआ है, तो देखिए इसका साइज वाइज चेंज हुआ, क्यों, क्योंकि ये बूटस्ट्रैप है, वो अप्लाई हो गई है। अब बूटस्ट्रैप की खास बात यह है कि आप यहां पर आए, आप करें बूटस्ट्रैप 5, नहीं वही बता रहा हूं कैसे करना है, बूटस्ट्रैप 5 लॉगिन। अब बूटस्ट्रैप 5 लॉगिन फॉर्म में आए और हम लोग, ये बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट है गेट बूटस्ट्रैप। अब हमेशा यहां से कोड उठाएंगे तो बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो आप नीचे आए, अब हम देखते हैं कि हमें क्या चाहिए, लॉगिन फॉर्म चाहिए। मैं डिक्टो आऊंगा, ये पूरा का पूरा कोड छाप डालूंगा, कॉपी, ये में बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, सही है। हाँ अब देखिए मैंने पूरा का पूरा आपकी कॉपी कर दिया, लेकिन अब मेरे पास कुछ एरर्स आ रहे हैं। यही एरर की वजह से उसने आपको रिएक्ट बूटस्ट्रैप में बोला था कि डायरेक्ट बटन इंपोर्ट कर दो, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो खुद सब कुछ लिखना पड़ता, वो डायरेक्ट भी कॉपी कर दो। अब इसमें हमें करना क्या पड़ेगा, हमें 1 by 1 एरर रिमूव करना पड़ेगा, सिंपल। सबसे पहला एरर क्या है, इनपुट एलिमेंट ये क्लोज्ड नहीं है, सही है। तो इसका बड़ा आसान तरीका हल है कि भाई जहां जहां इनपुट का फॉर्म है उसका आप सबसे आखिर में आओगे, देखो सब कुछ लगा हुआ है, खास बात इसकी यही है। और सिंपल इसमें क्लोज का बटन दबा दो, वो रेड हट जाएगा। इसके बाद ये जो हमारा दूसरा इनपुट बॉक्स है इसमें भी यही आएगा, ठीक है। अब ये वाला एक इनपुट बॉक्स है, चाहिए चेक मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं उड़ा ही देता हूँ। अब मेरे पास देखते हैं बचा क्या क्या है, ठीक है। हाँ वो जूम बहुत ज्यादा हुआ है, एक और इसमें एक चीज लग सकती है, लेकिन अब देखेंगे मेरे पास बना हुआ है, सबमिट का बटन भी बना हुआ है, इससे CSS भी लगेगी।
ठीक है, तो ये एक अच्छा हमारे पास एक फॉर्म बिल्कुल रेडी है और उसमें ब्लू कलर का हाईलाइट है, मतलब सब कुछ जो हमें करना था वो ऑलरेडी बूटस्ट्रैप के थ्रू हुआ है। इसको थोड़ा और बेटर बनाते हैं। हम ये कर सकते हैं कि इस डिव को, ये जो डिव मेन डिव है, अच्छा ये आपको थोड़ी क्लासेस नहीं पता होंगी कि मुझे पता है तभी मैं लिख रहा हूँ, ये आपको मिल जाएंगी बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से आसानी से। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कंटेनर, कंटेनर से क्या फायदा होगा, मुझे थोड़ा सा बीच में आ जाएगा। इसको मैं छोटा करता हूं तो आपको पता लगेगा कि क्या हुआ है। ये देखिए थोड़ा रिस्पॉन्सिव हो गया, सही है। हाँ, तो आप इसके पास बूटस्ट्रैप की आप क्लासेस समझोगे। एक तो आप क्लासेस समझोगे, नहीं समझनी अपनी सीएसएस लगा दो, नहीं अपनी सीएसएस लगा दो फिर भी चलेगा, क्योंकि क्या कर रहे हो, ये आप उसकी सीएसएस इस्तेमाल कर रहे हो। और आप क्या करते हो कि यहाँ पर ऊपर अपनी सीएसएस इंपोर्ट कराते हो। app.css की फाइल बना लो, उसके अंदर वो यहाँ पे इंपोर्ट करा लो, उसके अंदर आप लिखोगे बटन में टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो वो आपकी बात मानेगा, क्योंकि बूटस्ट्रैप का कोड इसी तरीके से लिखा हुआ है कि अगर यूजर उसको ओवरराइड करने की कोशिश करे तो उसको कर दो ओवरराइड। लेकिन सबसे ज्यादा बेटर है कि आप सीएसएस की प्रॉपर्टी यूज करो। अब सीएसएस की प्रॉपर्टी टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट सेंटर में उसके बीच में जाएगा। अब आपको ये कहां से पता चलेंगी, अब यहाँ पे सिंपल करो, देखो बूटस्ट्रैप 5, अब 5 लिखना लाजमी है क्योंकि बूटस्ट्रैप 1 2 3 4 है, 5वां हम इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों 5वां सबसे आसान है। अब 5वां जो है इसके आप लिखेंगे सेंटर, सही है। तो ये आपको फ्लेक्स लगाना भी सिखा रहे हैं, या सेंटर बटन लिख दो तो ज्यादा अच्छा है, वो तो मैं सिर्फ वो क्लास बता देगा कि कहाँ कहाँ करना। हाउ टू सेंटर बटन इन बूटस्ट्रैप। आपको बस क्लास पता करनी है कि मैंने कौन सी क्लास लगानी है जिससे काम हो जाएगा, कुछ भी नहीं करनी। ठीक है, बटन अलाइन सेंटर तो आपको बता देगा कि सेंटर अलाइन का, ये देखेंगे हाउ डू आई सेंटर अलाइन अ बटन। आपको सिर्फ क्लास पता करनी है और वो क्लास यहाँ आके अपने एलिमेंट में लगा देनी है जिसको आपको वो काम करना है। देखिए इसमें एक और मसला है, बटन टाइप सबमिट हुआ है। अच्छा ये जो टाइप सबमिट है आप इसको टाइप बटन कर दो। अब इसमें क्या लॉजिक है, इसमें एक बड़ी जबरदस्त लॉजिक है। जब आप बटन सबमिट करोगे ना तो ये फॉर्म सबमिट होगा HTML के कोड के थ्रू। याद है HTML का फॉर्म का सबमिट होगा, ऊपर मेथड और एक्शन का एट्रीब्यूट होता था। मैं क्या कहता, जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो ये मेथड और एक्शन चलते हैं। हमें अब फॉर्म सबमिट कराना है किसके थ्रू, रिएक्ट के थ्रू। तो हम नहीं चाहते कि HTML अपनी जो फंक्शनैलिटी है वो इस्तेमाल करे, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, जो सबमिट बटन है उसकी टाइप क्या कर देते हैं, आगे वो समझिए नॉर्मल बटन है, कोई खास बटन नहीं, ये नॉर्मल बटन है। उसके दो तरीके होते हैं, एक सिंपल तरीका ये है, दूसरे तरीके में हम पूरा फंक्शन लिखते हैं। तो वो फंक्शन क्यों लिखे जब एक सिर्फ उसका टाइप बटन करने से काम हो जा रहा है, समझ गए। तो अभी दूसरा इसमें मसला है कि इसमें क्लास लिखनी है, लेकिन CSS में क्या होता है, क्लास नेम। ये बात सबको पता है। तो इसका बहुत आसान सा एक तरीका है, आप ऊपर एडिट में जाए और है यहाँ पे रिप्लेस एंड रिप्लेस में क्लिक करें और यहाँ पे लिखें क्लास इक्वल्स टू, और नीचे वाले में लिख दें क्लास नेम इक्वल्स टू। मैं बेसिकली करना क्या चाहता हूँ, क्लास इक्वल्स टू को बदलना चाहता हूँ क्लास नेम इक्वल टू, क्योंकि मैं अब किसमें काम कर रहा हूँ, रिएक्ट पे। तो ये वाला जो बटन है, ये दूसरा वाला, ये एक साथ सबमिट कर देता है, और ये वाला जो बटन है 1 by 1 करता है। तो मैं सब में एक साथ कर देता हूँ। यहाँ पर के चल के देखते हैं कि कौन सा कोई गलत तो नहीं हो रहा। ये क्लास नेम हो गया, ये क्लास नेम, ये भी सही हो गया, ठीक है, सब हो गए। अब ये इसको सेव कर देते हैं। अब देखते हैं और क्या है। तो और आई थिंक मुझे कोई भी रेड नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब है कि कोई भी गड़बड़ नहीं है। सारे बाकी जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं रिएक्ट के हिसाब से हमारा फॉर्म तैयार है। इतनी सी देर में हमने क्या खड़ा कर दिया, फॉर्म। और ऐसा वैसा फॉर्म नहीं, रिस्पॉन्सिव फॉर्म। इस फॉर्म को कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता। इसकी वजह क्या है कि ये पूरा रिस्पॉन्सिव है, बूटस्ट्रैप में बनाया हुआ है, ठीक है, इसकी ये खास बात है।
हमें सिंपल हमें करना क्या है तो अब देखो यहाँ पे हम ये एक और काम कर सकते हैं, H1 लगा सकते हैं। एक तो ये जावास्क्रिप्ट रिएक्ट क्यों नहीं बनता, जावास्क्रिप्ट रिएक्ट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H1, H2 कर दो, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूँ लॉगिन फॉर्म। लॉगिन फॉर्म में हम लोग क्लासेस दे देते हैं। क्लासेस सबसे पहले टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेंटर, किसी ने पूछा था टेक्स्ट सेंटर। अब इसमें एक और मसला है, टेक्स्ट सेंटर थोड़ा ऊपर नीचे थोड़ा चिपके हुए हैं। हाँ ये हो गया, सब कुछ हो जाता है। अब देखो ऊपर नीचे से ये थोड़ा चिपका, सही है, ये ऊपर नीचे थोड़ा चिपका है, ये थोड़ा मसला है। तो मैं क्या करता हूँ, लॉगिन फॉर्म जो है इसके अंदर हम कहते हैं mt इक्वल्स टू 5। तो mt इक्वल्स टू 5 क्या करता है, मार्जिन टॉप दे देता है। mt मार्जिन टॉप इज 5 जो है उनका खुद का यूनिट है, 1 to 5 होते हैं उसमें। अगर आप उसको ओवरराइड करना है तो आप अपना कोई कस्टम दे सकते हैं, सही है। तो लॉगिन फॉर्म बड़ा बेहतरीन सा बन रहा है। वैसे अभी ये थोड़ा कटा हुआ है, वरना आपको सही से दिख नहीं रहा है, वरना बड़ा जबरदस्त दिख रहा है, सही है। क्या बोल रहे हो? अरे चाय नहीं है यहाँ यार, आज उसने दी नहीं है। हाँ उसका तभी ऐसा हुआ है। एक और है टेक्स्ट म्यूटेड, तो इसका रंग थोड़ा खूबसूरत सा लगता है ये टेक्स्ट म्यूटेड, तो मुझे पसंद है। मैं कर देता हूँ। तो अभी आपको लग रहा है कि भाई ये चलो इतना काम हो गया, जल्दी जल्दी में हमने 15 मिनट में बेहतरीन किस्म का लॉगिन फॉर्म बना लिया। मजे की बात है, यही लॉगिन फॉर्म अगर किसी क्लाइंट को चिपकाओगे दुआ देगा, क्यों? क्योंकि हाईली रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। इसमें एनिमेशन है कुछ अभी जो आपको नहीं दिख रही, कुछ इसमें वैलिडेशन है। वैलिडेशन मतलब इसमें कोई चीज गलत लिखेगा तो उसको ऑटोमेटिक वो एरर देगा, ये गलत है, ये वो है, ये है, सही है। तो इसमें वो ईमेल वाली जो है एक तो ये आती है, अभी वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसमें साइन अप वाला फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो साइन इन होगा ना तो वो एरर देगा कि ईमेल नहीं है, क्या आ जाएगा। एक और इसमें फंक्शन हम डाल देते हैं, वो बाद में चलो करेंगे, वो वाला करेंगे कि भाई अगर पीछे सर्वर से जवाब ना आए तो ऊपर से भी लिखा आ जाता यूजर नेम पासवर्ड इज इनकरेक्ट, और ये सब वो भी ऐड कर सकते हैं, बहुत बड़ा खूबसूरत लगता है। तो अब एक और इसमें काम करते हैं, एक और क्या काम करते हैं इसमें, हम लोग अब इसका डेटा उठाते हैं। जो मेन काम है साइन इन करना है, लॉग इन होना है, तो हमें जो भी इसका यूजर नेम और पासवर्ड है वो हमें कहाँ भेजना है, सर्वर पे भेजना है, ठीक है। अच्छा इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना वाला भूल जाओगे, सही है। नेक्स्ट क्लास में मैं अगले वीक में ही बनवाऊंगा सामने लाके, कॉपी पेस्ट वाला ही कोई मसला नहीं है मुझे, बस बना लो किसी तरीके से। मैं खुद कॉपी पेस्ट करके करता हूँ तो तुम लोगों को मैं क्या बोलूँगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसकी डेटा उठाना है ना, मैं तो डेटा के लिए आपको पता है कि हमें क्या करना पड़ता है। डेटा के लिए सबसे पहले मुझे बनानी पड़ेगी यूज स्टेट। यूज स्टेट का आपको कल पता है कि हमें क्यों बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमें वो डेटा नॉर्मल हम सेव नहीं कर सकते, कोई चेंज नहीं कर सकते अगर हम सिर्फ वेरिएबल बनाएंगे। तो हम क्या यूज करेंगे, यूज स्टेट। तो हम दो यूज स्टेट बनाते हैं, ये बताएगा दो यूज स्टेट क्यों, एक ईमेल के लिए एक पासवर्ड के लिए, ठीक है। तो यहां पे मेरा पहला है ईमेल सेट ईमेल, ठीक है। और यहां पे मैं इसको कवर कर देता हूं पैरेंथेसिस में और इनको कर देता हूं वार। सेम काम होगा दूसरे वाले में, ठीक है। अब लेकिन इसका नाम क्या होगा, pwd set pwd। उतनी कहानी आसान है, सही है। ये एक ही कंपोनेंट है, एक ही कंपोनेंट में सब भरता जा रहा हूँ, और नॉर्मली एक ही होता है, लॉगिन के लिए एक ही बनाते हैं, सब भर देता है। उसके बाद हमें ढूंढना है, ये रहा मेरा ईमेल का इनपुट, ठीक है। अब मुझे इसका डेटा चाहिए, इस इनपुट में डेटा आ रहा है, उसको हमने कल उठाया था, कल हमने ये काम किया था,
तो हमने इस पे क्या लगा दिया था, ऑन चेंज। क्लिक उस पे लगता है भाई, हमने ऑन चेंज लगाया। और इसको हम क्या देंगे, ऑन चेंज पे क्या आएगा, इसको हम नॉर्मली ये कह सकते हैं, हमने यहीं पे एक फंक्शन बना दिया। ठीक है, ये फंक्शन सबको समझ आ रहा है, मैंने इसी के अंदर एक फंक्शन बनाया है। मुझे एक मिलेगा ई, इस ई में मैं ये क्या पास कर सकता हूँ, यूज स्टेट नहीं सॉरी, ये सेट ईमेल और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। क्या ई मतलब है कि बस सिंपल मुझे इसमें डेटा जो मिलेगा ना मैं उसको कैच कर रहा हूँ। अब ई की जगह तो ईमेल लिख दो, कोई मसला नहीं है। ई एक नॉर्मल एक समझ लो कन्वेंशन है जो ये इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है कि आप इनपुट का डेटा उठा रहे हैं और कुछ भी नहीं। अब आप एग्जैक्टली इसको कॉपी कर सकते हो दूसरे वाले इनपुट के लिए। ये रहा दूसरा पासवर्ड का इनपुट, टाइप पासवर्ड, और इसमें से फर्क क्या आएगा, सेट ईमेल की जगह PWD। सही है। अब हम चेकिंग के लिए एक काम कर सकते हैं, हम इस कंटेनर के नीचे एक टैग ऐसे ही ओपन कर देंगे और इसके अंदर हम लिख देंगे ईमेल और एक में हम लिख देंगे PWD चेकिंग के लिए। हम पीछे आते हैं तो वो ऊपर हमारा सेव हो रहा है। सही है। और अभी मैं पासवर्ड लिखता हूं तो वो भी उसके साथ, वो एक लाइन में इसलिए क्योंकि मैंने ये अलग नहीं बनाया। चलो ये कर देते हैं। ठीक है, वो तो सर्वर को देगा ना, यहाँ पे तो नहीं दिखेगा। ये वो मैंने ऐसे ही ऊपर दिखाने के लिए ऊपर से डेटा क्या सर्वर में पासवर्ड मिल रहा है। हाँ अभी मैं बताता हूँ और जगह वहां पे नजर आता है। सही है। तो ये हुआ आपका डेटा पिक हो रहा है। अब डेटा कैसे पिक हो रहा है ये थोड़ी साइन समझो। तो मैंने इनपुट पे क्या लगाया हुआ है, चेंज। मतलब कोई भी चीज चेंज हो, कोई रिमूव हो, कोई एडिशन हो, ये फंक्शन चला दो। इसके दो काम हो सकते थे। मैं एक नया फंक्शन भी बना सकता हूँ उस फंक्शन को ऊपर, जैसे कल हमने किया था। यहाँ फंक्शन का नाम बना दिया जैसे कि ईमेल चेंज फंक्शन। ईमेल चेंज फंक्शन ऊपर बनाया जाता, उसके अंदर फिर सेट ईमेल की सिंपल स्टेट कॉल होती और उसके अंदर सिंपल यही ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। कल ये काम किया था। इस वक्त मैंने एक ही लाइन में सारा काम कर दिया क्योंकि मुझे पता यही होगा। तो मैं एक नया फंक्शन बनाऊं इसके लिए, फिर दूसरा फंक्शन बनाऊं उसके लिए, क्या जरूरत है जब सारा काम एक ही लाइन में हो रहा है। और एक ही लाइन में कैसे हो रहा है इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब इस इनपुट टैग पे क्या कॉल हुआ, ऑन चेंज। ये कर्ली ब्रेसेस तो आपको पता है, पहला वाला कर्ली ब्रेस का मतलब है हम जावास्क्रिप्ट में आ गए। जब हम जावास्क्रिप्ट में आ गए मैंने कौन सा वाला फंक्शन बनाया, एरो फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, एरो फंक्शन। और एरो फंक्शन का बुक पैरेंथेसिस जो है ये बताता है कि यहाँ पे मुझे पैरामीटर रिसीव करना है। सही है। तो मैं इसको क्या दे रहा हूँ, ये इसको कौन पास करेगा, इनपुट टैग जो है वो पास करेगा। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन चलाएगा कौन, इनपुट टैग। जब ये ऑन चेंज होगा इसको बेसिकली हम कहते हैं इवेंट लिस्टर। क्या कहते हैं, इवेंट लिस्टर। जावा ये बेसिकली प्योर जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट में जो चीजें हैं उसको हम कहते हैं इवेंट्स। इवेंट्स क्या होती है, जब डेटा में कोई चेंज आए और उसका कोई इफेक्ट हो, बटन क्लिक हुआ एक फंक्शन चला, ये क्या है, इवेंट लिस्टर। इनपुट में डेटा चेंज हुआ एक फंक्शन चला, ये क्या है, इवेंट लिस्टर। ठीक है। तो हम यहाँ से डेटा उठा रहे, फंक्शन चला रहे। इस फंक्शन में क्या कॉल किया है, सेट ईमेल। ये सेट ईमेल आपको पता है कहां से आ रहा है, ये है सिंपल स्टेट। ये मैं जो भी वो भी कर सकता था। इसको मैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट पास कर देता और ऑब्जेक्ट के अंदर एक ईमेल लिखता है, एक पासवर्ड लिखता है। लेकिन मैंने आसानी के लिए क्या किया, अलग अलग स्टेट बना दिया। आप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब आती है मेन फंक्शन सबमिट करने की। ठीक है, इसको हम वापस ओरिजिनल स्टेट पे ले आते हैं।
तो ये हमारा है फॉर्म पूरा। अब मैं चाहता हूं जब ये फंक्शन, ये बटन क्लिक हो तो हमारा पीछे क्या हो जाए, फॉर्म सबमिट हो जाए। ठीक है, वैसे एक काम करते हैं, यहां पे लिखते हैं बूट स्ट्रैप बटन्स। तो यहां पे बूट स्ट्रैप का क्या दिखा रहा है, बटन्स। बटन्स में ये अलग अलग कलर के बटन है, लेकिन नीचे बस इससे क्या लगाएंगे है, क्लासेस। अभी इसको यूज करके देखते हैं, कोई अच्छा वाला देखते हैं, कोई ये अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा है, ये नीचे वाला ये है। इसको देखते हैं, दूसरे वाले भी ट्राई कर लेंगे। अब ये हमारा बटन ये रहा, इसकी क्लासेस ये रही, मैं क्लासेस बदलूंगा, वो वाली क्लासेस चिपका दूंगा, वो वाली क्लासेस मैंने चिपका दी। पीछे हम चलते हैं, अच्छा सही है। अच्छा इसमें होवर इफेक्ट भी है, तो बटन चेंज हो गया। इसके अलावा कलर भी बदल के देखते हैं। प्राइमरी है, प्राइमरी के बाद हम कर लेते हैं, मेरे याद है सक्सेस। सक्सेस में ग्रीन कलर आता है नॉर्मली, तो ग्रीन हो गया। ठीक है, पीछे आओ, अगर दूसरा होता है वार्निंग, वार्निंग वार्निंग आई थिंक येलो होगा। इसमें अब थोड़ा वो विजिबल हो रहा है ये। ठीक है, उसके बाद डेंजर है, डेंजर में रेड होगा। ठीक है, उसके बाद BTN आउटलाइन डैश वार्निंग। सही है, सक्सेस ज्यादा आई थिंक बेटर लगेगा। सही है, तो ये आपको फैक्ट्स बनने हैं। तो हमने सिंपल 2-3 लाइनों में पूरा का पूरा फॉर्म बनाया। ना सिर्फ फॉर्म बनाया, उसके हम स्टाइल्स बहुत इजीली चेंज कर रहे हैं। वो स्टाइल्स में कहाँ से सिंपल उठा रहा हूँ, मैं गूगल पे लिख रहा हूँ बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप में मुझे सब कुछ मिल जाता है। बूटस्ट्रैप की सबसे अच्छी बात यह है कि पहले तो आप लिखेंगे बूटस्ट्रैप 5, और बूटस्ट्रैप 5 में आप पहला ये इंट्रोडक्शन बूटस्ट्रैप 5 जो है इसमें जाएं। ये सर्च बॉक्स का जो है ना, ये बहुत पावरफुल है। इसमें आप जो चीज लिखेंगे ना, वो आपको यूं ही ढूंढ के देगा। अब जैसे बटन है, हमने बटन लिखा तो नीचे आ गया बटन, ये बटन स्लैश बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कर दें तो आपको डायरेक्ट बटन के पेज पे ले आएगा। ये लोग जो अच्छा लगे उठा लो, उसको फेंक दो। सही है, तो इसमें बहुत सारी चीजें इस्तेमाल हुई हैं। इसमें कुछ एनिमेशंस भी हैं, अगर आपको एनिमेशन इस्तेमाल करनी है तो उसमें JS ऐड करनी पड़ती है, जो कि बूटस्ट्रैप की JS है। तो वो भी कहाँ थी, वो भी वही थी जहां पे मैंने आपको दिखाई थी, बूटस्ट्रैप 5 CDN। सही है, तो बूटस्ट्रैप 5 CDN है ये रहा। तो ये मैंने CSS उठाई थी ना, इसकी JS भी है, ये रही बंडल, बंडल लिखा है। आप ये कॉपी करके भी अगर आप अपनी HTML फाइल में पेस्ट कर देते हो ना रिएक्ट की, तो रिएक्ट में आपकी जो बूटस्ट्रैप की एनिमेशंस हैं वो भी ऐड हो जाती हैं। सही है, इसका मेरे कहने का मतलब क्या है कि मैं इधर आया, मैं index.html में गया, और CSS जो हमेशा लगाई जाती है वो लगाई जाती है बॉडी के बिल्कुल एंड में। यस सॉरी, बॉडी के हमेशा एंड में। ये क्यों लगाई जाती है कि पहले सारा प्रोसेस हो जाए उसके बाद ये लगा दो। तो हम चलते हैं, हमारे फॉर्म पे फिलहाल कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा। इसके अलावा इससे एक और चीज आ जाती है, वो क्या आ जाती है, जब आप यहाँ पे देते हैं नेव बार, तो यहाँ पे क्या है, नेव बार। आप नेव बार पे क्लिक करें तो ये आपको बड़ी खूबसूरत सी नेविगेशन बार्स दिखाएगा। जो कोई अच्छी वाली दिखे जो मुझे पसंद हो। अबे सभी हल्के कलर की क्यों है, हाँ कुछ आई। तो इसमें आपको सारी चीजें बता रहा है। पहले हम एक सिंपल उठाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि नेव बार लगानी कैसे है। अब ये नेव बार है, ड्रॉप डाउन है, इसको डार्क कर देंगे बाद में ना। मैंने इसको कॉपी किया, सिंपल मैं इधर आया और मैंने यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर
एक नया कंपोनेंट बनाया navbar.html। अबे भाई JS, लगता है आज मैं थक गया। navbar.js, और यहाँ पे हम एक कंपोनेंट बना देते हैं। कंपोनेंट क्या F2। ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्या लाऊंगी? हाँ, उसके लिए डॉकर चाहिए होगा, डॉकर इंस्टॉल कर लो। हाँ सही है। तो ये हमारे पास नेव बार आ गई। तो जो नेव बार का मैं कोड कॉपी करके लाया हूँ, मैं कहाँ कॉपी कर दूंगा? इसके ठीक बीच में। और इसके अंदर जितने भी इनपुट्स हैं, तो यहाँ पे जितने भी इसके इनपुट्स हैं वो ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे जो इनपुट वैल्यूज हैं उसको पहले मैं सर्च कर लूँगा, और ये इनपुट वैल्यू के एंड में सिंपली मैं ये लगा दूंगा। बाकी कोई इतना कोई मसले वाली कहानी करेगा नहीं है। तो मैं अपने app.js में चलता हूँ, यहाँ पे मैंने अपना फॉर्म बनाया हुआ है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? ये कंपोनेंट इंपोर्ट। तो मैं नेव बार कंपोनेंट को इंपोर्ट कर रहा हूँ, और ये नेव बार को मैं लगा दूंगा इस कंटेनर के ऊपर। ठीक है, तो ये कंपोनेंट यहाँ पे आ गया है। तो ये इसी एरर दे रहा है, कह रहा है कि भाई ये कैसे कर रहे हो तुम। तो हम ये कह रहे हैं कि चलो ठीक है यार, तुम टेंशन नहीं लो, हम सारे कोड को इसके बीच में रख देंगे। अच्छा, मैं कंटेनर के बीच में क्यों नहीं ला रहा? क्योंकि वो नेव बार को छोटा कर देगा। ये बात अभी समझ में नहीं आई, घर जाके करोगे तो समझ आएगी। ठीक है, अभी मैंने इसके अंदर रख तो दिया है नेव बार का कंपोनेंट, ये रहा। हाँ, ये HR का टैग बोल रहा है, मुझे थोड़ा मसला कर रहा है समझने में। और HR के टैग को हम सिंपल ये कर सकते हैं, हटा दो यार, फिलहाल हटा दो। सही है, कंपाइलिंग डन। ऊपर क्या है? अच्छा, इसकी दूसरी मजे की बात है, ये मुझे ऐसे पसंद नहीं है। नेव बार में ऊपर गए, नेव बार में ऊपर है एक्सपेंड, ये लाइट है, इसको हमने कर दिया डार्क, और इसको बीजी को भी मैंने क्या कर दिया? अगर हम पीछे आए उसके बाद हो रही। अच्छा, इसका एक और अच्छा फंक्शन है, पता है क्या है? इसको आप इसको स्मॉल करेंगे, सही है। आप इसको बड़ा करेंगे तो सिंपल हो जाएगी। हाँ, मैं हाफ फुल छोड़, ये प्रोजेक्टर कटा हुआ है आपके, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं यार, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे ये चीजें आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। मैं नॉर्मली सर्च बार ये सब नहीं रखता, सही है, क्योंकि मेरे फिलहाल काम की नहीं होती। हाँ, क्या लग रहा है? तो अब इससे खास बात ये है कि ये है रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव में क्या खास बात होती है कि हम जब इसको स्मॉल करेंगे तो ये नेव बार मोबाइल फ्रेंडली बन जाती है। मोबाइल फ्रेंडली का मतलब है कि यहाँ पे एक बटन आ जाता है, तो बटन को जब आप प्रेस करोगे तो बटन हो जाती है। ठीक है, तो आपका फुल फ्लैज, आपका एक फुल फ्लैज। अच्छा, एक और इसमें बात हुई है, शायद आपने नोट की या नहीं की, जब इसमें मैंने लाइट कलर लगाया हुआ था, जो उसकी टेक्स्ट थी वो डार्क थी। जितना ये नेव बार लिखा हुआ था ब्लैक में लिखा हुआ था, जब मैंने इसको डार्क किया तो वो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली लाइट हो गई, वाइट हो गई। सही है, तो उसने वो ऑटोमेटिकली हैंडल कर दिया। उसको पता चल गया कि आप बाहर अगर डार्क लगा दो तो उसको आप स्लो लाइट करो। ठीक है, तो हमारा लॉगिन फॉर्म रेडी है, हमारा नेव बार रेडी है। अब ये एक एक्चुअल पेज दिख रहा है, करेक्ट? एक बिल्कुल पेज समझ आ रहा है, ये पेज है। अब हम सिंपल क्या करते हैं, अब ये नेव बार का कंपोनेंट मैंने बिल्कुल अलग इसलिए बनाया ताकि मेरे मेजर कोड में इश्यूज ना करे। ठीक है, अभी मैं इसको क्लोज कर रहा हूं। अब मेरा app.js का ये फंक्शन है, मुझे एक फंक्शन चलाना है जब कोई भी बंदा ये फॉर्म सबमिट करे।
तो मैं करूंगा ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक में मैं सबमिट फंक के नाम से एक सबमिट फंक्शन का नाम लिखूंगा, और ये मुझे बनाना पड़ेगा। तो मैं ऊपर जा रहा हूं, तो ये हो गया मेरा सबमिट फंक्शन। वाह, परफेक्ट। तो हमें जो डेटा मिलेगा वो मिलेगा कहां से? स्टेट में से। तो डेटा का कोई इश्यू नहीं है, सही है। तो हम अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम करते हैं कंसोल, पहले हम यूजर का एक बना देते हैं कि वार यूजर इज इक्वल्स टू, सबसे पहला क्या है? ईमेल, फिर क्या है? pwd, और इसको मैं फिलहाल करा देता हूं console डॉट लॉग यूजर, ठीक है। अब ये थोड़ा चलना चाहिए। मैंने एक फंक्शन बनाया है जिसके अंदर, अच्छा किसको समझ आ रही है ये मैंने क्या किया? ऑब्जेक्ट बनाया है, लेकिन ऑब्जेक्ट में एक की होती है और एक वैल्यू होती है। तो मैंने सिर्फ वैल्यू क्यों दी है? किसी को बात समझ आ रही है? किसी ने कोई क्वेश्चन भी नहीं किया है? मैंने साइंटेक्स ही गलत लिखा है। बिल्कुल सही पहचाना, ये भी जादू है। जावास्क्रिप्ट में अगर आपको की भी वही है, वैल्यू भी वही है, अगर दोनों सेम है ना, तो आप एक ही बार लिख दो, वो समझ जाएगा कि ईमेल ही की है और ईमेल ही वैल्यू है। लेकिन कंसोल लॉग में वो आपको कंप्लीट दिखाएगा, वो अभी हम देखते हैं। तो हम पीछे चलते हैं, उसको ऐसे वे में देते हैं, ज्यादा अच्छा लग रहा है, वो वाला मजे का नहीं। ईमेल मैं दे देता हूँ engr.akhleq@gmail.com, और पासवर्ड देता हूँ मेरे फेसबुक का पासवर्ड। हाँ, अरे नहीं, ये और शो हो जाएगा भाई, क्या नहीं, गलती हो गई, याद आ जाएगा, याद आ जाएगा। ABC 1 2 3 लगता है घर जाके मुझे चेंज करना पड़ेगा। सही है। मैं घर जाने से पहले नीचे बैठ के चेंज करूंगा। देखो, सबको लगता है कि आपने ना सबसे जो अपनी इंपॉर्टेंट चीज होगी उसका मुश्किल पासवर्ड रखा हुआ, एक्सपेक्ट ही नहीं करता वो आसान पासवर्ड है। चेंज हो जाएगा, टेंशन नहीं लो, मोबाइल में 2 मिनट लगेंगे। हाँ, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, होगा भी नहीं। अगर सबमिट करते हैं, जब मैंने सबमिट किया तो नीचे क्या आ गया? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में मुझे क्या मिल रहा है? ईमेल और पासवर्ड। अच्छा, इसमें एक और चीज मिसिंग है जो कि वेबसाइट्स में होती है, ठीक है। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है कि कहानी यहां तक नहीं होती, ठीक है, एक हद तक होती है। इससे आगे भी कहानी होती है कि भाई फॉर्म सर्वर पे जाएगा। ये मसला है, फॉर्म सर्वर पे कैसे जाएगा? तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? उसके लिए हम HTTP रिक्वेस्ट इस्तेमाल करते हैं। अब HTTP रिक्वेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, मैंने आप लोगों को बहुत पहले समझाया था जब हम फॉर्म्स पढ़ रहे थे। HTTP रिक्वेस्ट क्या होती है? समझ लें कि वो एक डेटा भेजने का तरीका है, गेट और पोस्ट। होता क्या है कि देखिए, जैसे अब आपका ब्लूटूथ है, पहले होता था इंफ्रा, तो गाने वाने हमें भेजने होते थे, मोबाइल चिपका के रखते थे, वो इंफ्रा से गाने ट्रांसफर होते थे। किसी को याद है? इतने छोटे हो तुम लोग। तो पहले ये होता था कि मोबाइल नहीं, अभी 2001 2002 में ये काम होता था। अच्छा, तो उसमें होता कि मोबाइल की साइड में ना एक चिप लगी हुई होती थी, वो चिप ही बिल्कुल मिला के रखनी पड़ती थी। फिर वो ना स्लो 2-3 MB का गाना जो है वो 15 मिनट में ट्रांसफर होता था, बहुत स्लो। ये नहीं था, ये इंफ्रा था, इंफ्रा, ये डेटा टाइप का एक तरीका था। उसके बाद आया ब्लूटूथ आया, तो हमने बोला वाह यार ये तो कमाल हो गया।
क्योंकि 2-3 MB का गाना सेकंड में हो जाता था, वहां पे 15 मिनट लगते थे, यहाँ पे सेकंड्स। तो हमने बोला तो बहुत अच्छा है। उसके बाद आया आपका वाईफाई। वाईफाई में तो फिर जिंदगी बदल दी, वो तो भाई जीबी जैसे डाउनलोड हो जाती है। तो हुआ ये कि हुआ क्या है कि देखो ये डेटा ट्रांसफर हो रहा है किसके थ्रू, ब्लूटूथ, वाईफाई और सब कुछ अलग अलग चीजों में। अब प्रॉब्लम ये है कि वेबसाइट के बीच में डेटा कैसे ट्रांसफर हो, ठीक है, वेबसाइट के बीच में कैसे ट्रांसफर हो। तो वेबसाइट का आप क्या चेक करें, हम उसमें यूज करते हैं HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP। HTTP के कुछ कोड्स हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा उसका आइडिया होना चाहिए, वरना आपको कहानियां बिल्कुल समझ में नहीं आएंगी। ये सिंपल कम्युनिकेशन है सर्वर का और फ्रंट एंड का। फ्रंट एंड डेटा भेजता है HTTP के जरिए, कहां, सर्वर पे। सर्वर उसको प्रोसेस करता है, हाँ सर्वर बताएंगे। मैं मेरे पास लैपटॉप वो पुराना वाला खराब हो गया, वो जो लेकर आएगा। हाँ तो अभी मैं वही करने लगा हूँ। नेक्स्ट वीक में मैं पाइथन की सर्वर बना के लाऊंगा, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह, क्योंकि अभी फॉर्म बन गया ना, इसको कनेक्ट करना लाजमी होगा, वरना आपको बात समझ में नहीं आएगी। तो मैं पाइथन का वो लेकर आऊंगा, एक API बेसिकली वो सर्वर होता है, तो जो आपका डेटा रिसीव करेगा उसको प्रोसेस करेगा और आपको कोई ना कोई आउटपुट वापस देगा, जो कि एक्चुअल एक वेबसाइट में होता है, एक साइन इन फॉर्म में होता है। हम बिल्कुल वही काम करेंगे जो नॉर्मली प्रैक्टिस में होता है, ठीक है। तो HTTP रिस्पॉन्स पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वो होता क्या। अच्छा, ये कुछ कोड है जो सर्वर इस्तेमाल करता है आपके फ्रंट एंड को बताने के लिए कि क्या हुआ, ठीक है। आपने मुझे कोई डेटा भेजा, मैंने उसको चेक किया, यूजर नेम चेक किया, पासवर्ड चेक किया, अगर वो यूजर नेम पासवर्ड एक्सेप्ट हो जाता है तो जो सर्वर कोड भेजता है उसको 200 कहते हैं। सर्वर कोड 200 बेसिकली वो HTTP कोड है। अब मैंने गूगल पे लिखा HTTP कोड, अब ये आपको रेंजेस बता रहा है। सक्सेसफुल रिस्पॉन्सेज का रेंज क्या है, 200 से, मतलब अगर HTTP कोड 200 या 299 के बीच में आया है तो मतलब आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है, सक्सेसफुल थी। ये 300 से लेकर 399 क्या है, रीडायरेक्शन। ये क्या होता है कि आपने सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर ने बोला कि ये वाला काम मैं नहीं करूंगा, एक और सर्वर है वो करेगा, तो इससे कहाँ रिक्वेस्ट भेज दी, दूसरे सर्वर में। तो तब आपको कौन सा कोड रिटर्न होगा, 300 से लेके 399 के बीच में। नॉर्मली 301 आता है, 301 का मतलब होता है इनडायरेक्ट हो गया। उसके बाद एक लाइन एरर, आपने मुझे यूजर नेम पासवर्ड भेजा, वो यूजर नेम पासवर्ड नहीं लगा, मेरे डेटाबेस में नहीं है, तो मैं कौन सा कोड वापस करूंगा, 409 भेजते हैं, 409 का मतलब होता है अनऑथराइज्ड, 404 का मतलब होता है नॉट फाउंड, पेज नॉट फाउंड, या कोई रिसोर्स नॉट फाउंड। मैंने बोला कि यार ये मुझे इमेज ला के दो, मैंने सर्वर को बोला ये मुझे इमेज ला के दो, सर्वर के पास वो अवेलेबल नहीं थी, तो सर्वर मुझे रिटर्न करेगा 404, 404, ठीक है। तो ये कुछ सर्वर कोड्स हैं, आपको पता होने चाहिए। इसके बाद ये 500 कोड तब वापस होता है जब सर्वर पे कोई क्रैश हुआ, आपने रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर उसको प्रोसेस कर रहा था, किसी भी वजह से सर्वर का कोड क्रैश हुआ, बंद हो गया, कुछ भी हुआ, तो आपको वो क्या वापस करना आता है, 500। इसको हम इंटरनल सर्वर एरर कहते हैं, ठीक है। अब आपको थोड़ा आइडिया है कि इन कोड्स का क्या मतलब है, क्योंकि वो सर्वर जब ये कोड वापस करेगा, अब आपको थोड़ा आइडिया होगा कि क्या हो रहा है वहां पे। 100 से 200 जो इंफॉर्मेशनल रिस्पॉन्सेज के भाई वो कोई आपके पास कोई अलर्ट आ जाता है, नॉर्मली आपको ये नहीं दिखेगा, ये चार्ट ज्यादा दिखेगा। अब इसको हम एक्चुअली देखते हैं ये कहाँ होता है। ब्राउजर में ये चीजें आपको सब दिख रही होती हैं, अगर आप इंस्पेक्ट करेंगे तो इंस्पेक्ट में ये आपको क्या है, अप एंड डाउन द एरो बेसिकली आपको HTTP रिक्वेस्ट दिखा रहा है। एक HTTP रिक्वेस्ट क्लाइंट यानी कि आपके फ्रंट एंड से जा रही है सर्वर, और दूसरी वापस आ रही है सर्वर से क्लाइंट, तो ये HTTP कम्युनिकेशन हो रहा है। अब मैं पेज को रीलोड करूंगा तो आप देखेंगे कि ये वाला जो मोज़िला का पेज है, ये कौन सा फ्रंट एंड कौन सी रिक्वेस्ट भेज रहा है और सर्वर कौन से जवाब दे रहा है। तो मैं इसको रीलोड किया, ये सारे वो रिक्वेस्ट हैं जो कि
इस फ्रंट एंड ने, कौन सा फ्रंट एंड है, मोज़िला फायरफॉक्स का कोई वेबसाइट है, उसके फ्रंट एंड ने किससे भेजे हैं, अपने सर्वर पे। अब ये वाला सबसे पहले आपको स्टेटस बताता है। अब ये कोड क्या है, 384। अब 384 हमें पता था ये क्या है, रीडायरेक्ट। इसका मतलब है ये रिक्वेस्ट कहाँ हुई है, रीडायरेक्ट हुई है। इसके बाद ये मेथड बता रहे हैं, मेथड क्या है, गेट। अब गेट मेथड मैंने बताया था, अगर किसी को याद हो तो गेट मेथड वो मेथड होता है जो सारा डेटा हमें दिखता है। कोई भी डेटा जब हमें यहाँ पे दिखेगा तो हम उसको क्या कहते हैं, गेट मेथड। मतलब हम यूआरएल के जरिए सर्वर पे डेटा भेज रहे हैं। इसके बाद हमारे पास है 200 को इसने ग्रीन किया हुआ है, इसकी वजह क्या है, सक्सेसफुल। सक्सेसफुल का यूनिवर्सल कलर क्या है, ग्रीन। जब भी कोई ग्रीन आपके पास मैसेज आता है तो वो मतलब सक्सेस है, रेड आता है तो वो डिस्कार्डेड है। यानी कि 400 से लेकर 499 के बीच में कोई कोड आता है तो हमेशा यहाँ पे वो क्या बना देगा, रेड। ये वाली देखें, ठीक है, पोस्ट मतलब फ्रंट एंड ने कोई डेटा भेजा है सर्वर पे, लेकिन वो आपको यहाँ नहीं दिखेगा। वो कहाँ दिखता है, वो एक जेसन का डेटा होता है, जैसे ऑब्जेक्ट होता है ना जावास्क्रिप्ट में, तो जेसन वही है। इसका फिर नाम क्या है, जेसन, क्योंकि जेसन का वैसे फुल फॉर्म यही है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। तो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट भेजता है लेकिन छुपा कर, क्योंकि उसमें कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, ऐसा डेटा होता है जो कि वेबसाइट नहीं चाहती कि आप उसे देखो। ठीक है, ये बात अब समझ आ रही है सर्वर और उनकी बातें कैसे हो रही है। अच्छा, हम ये भी देख सकते हैं कि ये क्या जा रहा है। तो कैसे देख सकते हैं, आप किसी पे भी क्लिक करें, ये जो 200 वाला हुआ है इस पर क्लिक करता हूं, देखिए आपके फ्रंट एंड में गेट रिक्वेस्ट की है इस यूआरएल पे। सर्वर की भी एक यूआरएल होती है, वो यूआरएल नॉर्मली आप लोगों को नहीं दिखती। जैसे आपने लिखा facebook.com, फेसबुक अपने सर्वर से डेटा मंगवा रहा है, वो आपको नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि वो सर्वर की यूआरएल से कौन इस्तेमाल कर रहा होता है, facebook.com का फ्रंट एंड, और उसके रिएक्ट के कोड में लिखा हुआ है वो यूआरएल। अभी आप देखेंगे जब मैं सर्वर को रिक्वेस्ट भेजूंगा रिएक्ट के कोड से, तो मैं वो यूआरएल सर्वर की इस्तेमाल करूंगा, उसके थ्रू ही भेजूंगा। ठीक है, यहाँ पे वो स्टेटस दिखा रहे हैं, सब कुछ दिखा रहा है, इसको हम कहते हैं हेडर्स। क्या कहते हैं, हेडर्स। हेडर्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है जो कि इस रिक्वेस्ट के साथ जाती है। ठीक है, कभी कभी ये होता है कि सर्वर आपको ब्लॉक करता है। ब्लॉक क्यों करता है, क्योंकि वो कहता है कि ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप नहीं लेकर आए। ये एक तरह से सिक्योरिटी है। कभी कभार इसमें कुछ ये देखें ना, ये एक की आई डी है। अब ये की कौन जनरेट कर रहा है, फ्रंट एंड। फ्रंट एंड इसको जनरेट कर रहा है और किसके पास भेज रहा है, सर्वर। अब जो सर्वर को ये रिसीव होगी रिक्वेस्ट, उसमें ये हेडर होंगे, तो सबसे पहले क्या पड़ेगा, ये की। अगर वो ये की बोलेगा उसको मिलेगी, और वो इक्वल करेगा जो उसका डेटाबेस में की है, दोनों बराबर हो जाएंगी, तो इसकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा। और ये इमेज पास कर रहा है बस, ये इमेज आपकी वापस फ्रंट एंड को मिल जाती है। ये सारा प्रोसेस होता है बैकएंड में, जो आपको नॉर्मली नहीं दिखता, लेकिन क्योंकि अब आप लॉगिन फॉर्म बनाने जा रहे हैं तो आपको ये चीज पढ़नी पड़ेगी। 3 चीजें हैं। सबसे पहले यूआरएल, वो सर्वर की कौन सी यूआरएल है जिससे मुझे डेटा फेंकना है। ठीक है, दूसरा है वो डेटा खुद, वो डेटा किस में जाता है, जेसन में। तीसरा है हेडर। हेडर में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो आपके रिक्वेस्ट के साथ जाती है। वो कौन कौन सी जरूरी होती है, कौन कौन सी जरूरी नहीं होती, वो जो सर्वर लिखता है उसको पता, वो आपको बताएगा कि आपको कौन कौन से हेडर्स भेजने हैं। ठीक है, वो आपको सर्वर वाला बताता है जो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग कर रहा है। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन सारा किसका, HTTP रिक्वेस्ट का, HTTP कोड्स का, सर्वर यूआरएल का और डेटा पैकेजेस का। इसको हम एक्चुअली करेंगे, अभी ये जस्ट इंट्रोडक्शन है। मैं सिर्फ बता रहा था कि ये काम होता कैसे, ताकि आप जब मैं आगे बातें करूं तो आपको समझ आए कि वो क्या रहा है। इश्यू ये है कि मैं डेटा कैसे भेजूं, सर्वर पे डेटा कैसे भेजूं। अब सर्वर यहाँ पे ब्राउजर में तो बहुत सिंपल है, मैं लिखता हूँ google.com, ये गूगल का पेज खुल गया। अब मेरा जो ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, मैं इधर कैसे google.com को कॉल करूं, या मैं अपने सर्वर के यूआरएल को कैसे कॉल करूं, ये एक सवाल है।
कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे मैं लिख दूँ google.com, तो क्या google.com का पेज आ जाएगा यहाँ पे? नहीं आएगा। हाँ, इंपोर्ट नहीं होगा, लाइब्रेरी थोड़ी है। इसका मतलब है कि हमें कुछ तो चाहिए, कोई ऐसा फंक्शन चाहिए जो हम उसको यूआरएल दें और वो उस यूआरएल पे जाए और वो डेटा उठा के हमें वापस करे। ये बात समझ आ रही है? अब इसके दो तरीके हैं। एक है जावास्क्रिप्ट का नेटिव। नेटिव समझ लें, जब मैं नेटिव कहता हूं, नेटिव का मतलब होता है जो कि इस लैंग्वेज के साथ लिखा गया है, उसको इंपोर्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ती। जो भी चीज मैं नेटिव कह रहा हूं उसको इंपोर्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे कि मैं यहां पे आ रहा हूं, मैंने किया फेच, ठीक है। अब ये फेच एक फंक्शन है। पहले इसको हम जावास्क्रिप्ट में जाते हैं और जावास्क्रिप्ट हमें पता बड़े मजे से यहां मिल जाएगी। हम कंसोल में गए, इसको हमने क्लीन किया और हमने लिखा फेच, तो नीचे क्या दिखा रहा है वो आपको? फेच। फेच आपको क्या बता रहे हैं? फेच क्या है? फंक्शन है। तो फेच एक फंक्शन है जो हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर लिख रहे हैं ना हम लोग। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम फेच का फंक्शन इस्तेमाल करें। ये मेरा कंपोनेंट है, ठीक है। अब ये मेरा फंक्शन तब कॉल होगा जब मैं वो बटन प्रेस करूंगा। अब इस कंसोल लॉग के नीचे मैं इसको कहता हूं फेच google.com, ठीक है। अब मुझे इसका डेटा वापस कहां मिलेगा? इसका डेटा मुझे मिलता है .den, और den एक कॉल बैक फंक्शन है। इस तरीके से मैप था, यानी कि ये क्या रिसीव करता है? den एक और फंक्शन। इस फंक्शन में आपको रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। आप इसको कंसोल लॉग करा सकते हैं कि मेरे पास रिस्पॉन्स क्या आया। देखते हैं क्या पंचायत आती है। हम गए, नहीं, हम ये इधर आए और ये हमने इसको रिलोड किया। अच्छा, ये जो आपके पास थोड़े बहुत एरर आ रहे हैं ये उसकी वजह से आ रहे हैं जो मैंने नेविगेशन बार में चिपका दिया है। नेविगेशन बार चिपका दिया तो उसके क्लास नेम्स और कुछ एट्रीब्यूट जो है वो रिएक्ट में डिफरेंट होता है, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में डिफरेंट होता है, तो उसका एरर है बेसिकली। तो इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सही है। तो ऊपर किया मैंने, तो बेसिकली यहाँ पे ABC कुछ भी लिखो, यहाँ पे ABC कुछ भी लिखो, मैंने दबा दिया एंटर। यहाँ पे मुझे देखो क्या किया है, पास किया है, लेकिन ये एरर कहाँ से आया है? ये यहाँ से आया है। उसने क्या करने की कोशिश की है? google.com को उसका डेटा उठाने की कोशिश की। तो आपके पास एरर क्या आया कि आप, ये होता है ओरिजिन पॉलिसी डिसअलाउ। ओरिजिन पॉलिसी क्या होती है कि ये एक तरह से सर्वर पे एक सिक्योरिटी का तरीका है, ठीक है। ये सिक्योरिटी का तरीका है जो भी आपको एरर बता रहे हैं कि भाई ये अभी आप रिसीव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि गूगल को पता लग गया है कि मैं कहाँ से एक्सेस कर रहा हूँ, एक सिंपल कोड से। तो हम कोई आसान वाली वेबसाइट चूज करते हैं जो हो सकता है कि उस पर ये मसला ना हो। W3 Schools चेक करते हैं, कोई सिंपल सी वेबसाइट किसी को पता है? बिल्कुल सिंपल, कौन सी है? आई थिंक वो भी तुमने उस पर डिप्लॉय की होगी ना, फायरबेस पे। फायरबेस में ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी दे देता है। W3 School चेक करते हैं और इसको हम सबमिट करें। नहीं, अब ये मसला ये हो रहा है, वो कह रहा है कि भाई तुम अलाउड ही नहीं हो W3 School, क्योंकि उसने ये बात पकड़ ली है कि ये रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है? एक कोड से, एक ब्राउजर से नहीं आ रही, एक कोड से आ रही है। उसको ये बात कैसे पता लग रही है? हेडर्स। मैंने क्या नहीं भेजे? हेडर्स। मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी ना, वो नहीं गई। आपका ब्राउजर वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली भेज देता है, ठीक है। कैसे? देख लेते हैं।
मैं गूगल पे आया, मैं नेटवर्क टैब पे गया, मैंने ऊपर क्लिक किया HTML क्लिक किया, पेज को रिलोड करूंगा तो ये सबसे पहले दिख रहा है www.google.com। तो ये रिक्वेस्ट भेजी है मेरे ब्राउजर ने, ये सारा सामान किसने भेजा? ब्राउजर ने। अब ये तो हमने नहीं भेजा था, हमने नहीं भेजा तो गूगल ने हमें पहचान लिया। तो ये है, हम ऐसे ही नहीं कर सकते, उसका एक अलग तरीका है। ठीक है, तो ये चीज है आपके सर्वर के साथ कम्युनिकेशन की। अभी हम हेडर्स पे और ज्यादा आगे आएंगे, लेकिन हेडर्स आपके लिए इतना समझने की जरूरत है कि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। जब भी हम सर्वर से कोई चीज मंगवाने की कोशिश करेंगे तो हमें ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी होती है। ये आपको ज्यादा तब समझ आएगा जब मैं खुद अपना एक सर्वर चला रहा हूँ, तो मैं आपको ये भी दिखा सकूंगा कि सर्वर पे काम कैसे चल रहा है, तो मैं उस हेडर का कर क्या रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप लोगों को फिर ज्यादा इशू क्लियर होगा। अभी हेडर इतना आपको वैसे भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपका हेड ही नहीं है। आपका हेड वहां तक है कि आपने ये फॉर्म बनाना था। ठीक है, ये फॉर्म बनाना था आपने, और इस फॉर्म में जब कोई डेटा फिल करे और सबमिट को दबाए तो डेटा सर्वर पे जाना चाहिए। सर्वर का काम फिलहाल आपका नहीं है, समझ रहे हैं? अब एक और काम करते हैं। अच्छा, हर चीज की आपको पता है, हर चीज की आपको पता है कि यहाँ पे लाइब्रेरीज अवेलेबल है, ये बात सबको पता है। ये किस बात कह रहे थे? अच्छा, सही है, सबकी लाइब्रेरीज अवेलेबल है, ये तो सबको पता है। तो ये सर्वर से कम्युनिकेशन वाला काम है ना, ये जो जावास्क्रिप्ट का अपना फंक्शन था, ये फेच ये करता है, बिल्कुल करेगा। ठीक है, आप इसको इस्तेमाल करें, बिल्कुल वर्कआउट करेगा। लेकिन रिएक्ट में एक और एक आसान लाइब्रेरी है जो इसको और ज्यादा आसान कर देती है, एक वो अवेलेबल है, तो हमें बेसिकली वो इस्तेमाल करनी है। अब वो कैसे इंस्टॉल होगी और वो क्या होगा, आज की क्लास में इस चीज पे इसको इंस्टॉल करके खत्म करेंगे, अगली क्लास में इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो इस पे हम CM नोड खोलते हैं, ये पीछे चलते हैं माई ऐप। माई ऐप पे जाते हैं हम लोग। अब लाइब्रेरी इंस्टॉल करना तो आप लोगों को आ गया है, npm इंस्टॉल --- सेव लाइब्रेरी का नेम। तो जो मैं लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रहा हूं उसका नाम क्या है? Axios। क्या नाम है? Axios। इसको बोलते हैं Axios, बोलते हैं इसको, सही है। उसको हम इंस्टॉल करते हैं क्या, और लेटेस्ट आ जाए, कोई इशू नहीं। आपने बहुत ज्यादा आपका डिफरेंस है, अभी रिएक्ट ऐप बहुत पुरानी है, अभी रिएक्ट ऐप तो नहीं है ना, तो हमने अभी इसमें ये इंस्टॉल करा, लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई है। अच्छा, पहले ये चीज देखते हैं, पैकेज.json में ये -- सेव जो हमने लगाया था उसका असर क्या हुआ। ठीक है, नोट कर दिया, जो -- सेव हुआ उसका फर्क ये हुआ कि जब ये आओ ये, ठीक है, ये किसकी वजह से आया? -- सेव। अगर आप -- सेव नहीं लगाओगे तो ये चीज नहीं आएगी। अब आप 1 बाय 1 लाइब्रेरी इंस्टॉल करते चले जाओगे। अब ये प्रोजेक्ट आपने फर्ज करो कि किसी और को देना है, तो आप नॉर्मली क्या करते हो, जो नोड मॉड्यूल का फोल्डर है ना, वो डिलीट करके देते हो। क्यों? क्योंकि नोड मॉड्यूल का फोल्डर 250 MB 300 MB इतना जाता है, तो आप वो पूरा तो ट्रांसफर नहीं करते कभी भी। तो आप क्या करते हो, नोड मॉड्यूल का फोल्डर पहले क्या करते हो, डिलीट, फिर वो फाइल बच जाती है कोई 1-2 MB की, तो वो जाके पूरा फोल्डर आप दे देते हो। अब आपने नोड मॉड्यूल डिलीट कर दिया, अब अगले बंदे को कैसे पता लगेगा कि मुझे कौन कौन सी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है? अब एक तरीका ये है कि वो रियल की अब चला के देखे, रियल की अब उसको एरर देना शुरू करेगी कि आपके पास बूटस्ट्रैप नहीं है। एरर आएगा कि कैन नॉट इंपोर्ट बूटस्ट्रैप, फिर वो बोलेगा अच्छा इसमें बूटस्ट्रैप इस्तेमाल किया, वो बूटस्ट्रैप करेगा। फिर उसके बाद एरर आएगा वो Axios नॉट फाउंड, तो फिर जाके npm इंस्टॉल Axios करेगा। तो इससे टाइम टेकिंग है।
अगर आपने माइनस माइनस सेव करके पैकेज डॉट जेसन में सब कुछ सेव करा हुआ था, तो आप उसको सारा फोल्डर देंगे, वो इस फोल्डर में कमांड खोलेगा और उसमें लिख देगा npm install प्लस। npm install लिखने से क्या हो जाएगा कि उस पैकेज डॉट जेसन में जितने नाम लिखे होंगे लाइब्रेरी के, वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे और वो डायरेक्टली जाके वो रिएक्ट ऐप चला देगा। ये बात समझ आ रही है? बहुत आसान चीज है। और कुछ कुछ लाइब्रेरीज ऐसी होती हैं जो सिर्फ अभी आप टेस्ट कर रहे हो, अभी आप चेक कर रहे थे। अब जैसे कि मैं चेक कर रहा था कि रिएक्ट बूटस्ट्रैप मैंने जल्दी जल्दी में इंस्टॉल कर ली थी, तो ये नहीं, मैं चेक कर रहा था कि रिएक्ट बूटस्ट्रैप कैसी लाइब्रेरी है, मैं उसको चेक करना चाह रहा था। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता था, माइनस माइनस सेव डैश डेव। जब आप डैश डेव इंस्टॉल करते हो ना, तो आपकी पैकेज डॉट जेसन में इंस्टॉल होती है वो, लेकिन वो किस फोल्डर में जाती है, डेव में। डेव का मतलब होता है कि अभी आप टेस्ट कर रहे थे, वो कंफर्म नहीं थी। अब ये उस बंदे के ऊपर है कि जो इंस्टॉल कर रहा है कि वो डेव वाली भी करे या सिर्फ जो मेजर है वो कर ले। सही है, बोलिए सीखने वाली बात ये है कि यहाँ पे होना लाजमी है। अब मैं करूंगा, मैं उसको उड़ा दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि रियल बूटस्ट्रैप इसका हिस्सा ना रहे, और मैंने पैकेज डॉट जेसन सेव कर ली। अब उसको क्या लगेगा कि मुझे कौन कौन सी इंस्टॉल करनी है, सिर्फ ये लाइब्रेरीज जिनके नाम यहाँ पे लिखे हुए। एक्चुअली लाइब्रेरीज जो है ये रिएक्ट ने खुद इंस्टॉल की थी, क्योंकि उसको चाहिए थी। हमने जो इंस्टॉल की है दो, एक ये एक्सियस और दूसरी बूटस्ट्रैप। नहीं, ऑटोमेटिकली नहीं होगा, वहां पड़ा हुआ। ठीक है, हाँ, अगर ये हो सकता है आप नो मॉड्यूल डिलीट करके दोबारा npm इंस्टॉल कर दो तो सिर्फ ये आ जाएंगे। इसकी खास बात एक और ये है कि ये देखो इसमें वर्जन लिखा हुआ है बूटस्ट्रैप का क्या। अब बूटस्ट्रैप 4 का कोड जो है 5 में नहीं चलेगा, 5 का कोड बूटस्ट्रैप 4 में नहीं चलेगा। मसला ये होगा कि आपने कोड किस में लिखा है, 5 में, और एक बंदा है उसको बूटस्ट्रैप कौन सी आती है, 4। तो अब वो इंस्टॉल कौन सी कर देगा बेख्याली में, 4, तो आपको पूरा कोड क्रैश, क्योंकि फोल्डर के सारे नाम सेम होते हैं, लाइब्रेरी का नाम सेम होता है, अंदर से सिर्फ वर्जन उसका क्या होता है, चेंज। तो पैकेज डॉट जेसन का दूसरा फायदा ये होता है कि वो इसका वर्जन नहीं बदल सकता। अब आपने बूटस्ट्रैप किसमें आप काम कर रहे हो, 5.1.3, इसमें मेजर चीज ये है 5। ये वाला जो होता है ना आखिरी नंबर, ये माइक्रो चेंजेस बताता है कि कोई टीम को कुछ गड़बड़ दिखी थी छोटी सी, उसने वो सही कर दी, ये वाला वर्जन बढ़ जाता है। सही है, अगर कोई थोड़ा एक कोई चीज ऐड हुई है, कोई फीचर ऐड हुआ है, कोई नई चीज ऐड हुई है, तो कौन सा वर्जन चेंज होता है, ये वाला। अगर ये वाला वर्जन चेंज हुआ है ना, आखिरी वाला, समझो पूरी की पूरी लाइब्रेरी बदल गई, वापसी करो, आपको वापसी करनी पड़ेगी। अगर आप ये ऐसा नहीं हो सकता है कि ये 4.1.3 था, आपने इसमें 5 का कोड लिखा, नहीं चलेगा। आधी चीजें चलेंगी, आधी नहीं चलेंगी, क्योंकि थोड़ा बहुत तो कोड जाहिर सी बात है सेम होगा। ये बात समझ आ रही है? बहुत आसान सी चीज है। तो आप घर जाएं तो सबसे पहला काम ये करें, वरना आप भूल जाएंगे। सबसे पहले आपने ये चीज बनानी है और ये चेक करना है कि ये वाला काम आपसे होता है कि नहीं। अच्छा, इसमें एक और चीज आप ऐड कर सकते थे, यहाँ पे आप लिख सकते थे फुटर। वेबसाइट का फुटर भी तो होता है, सही है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट कस्टम कंपोनेंट स्टिकी फुटर, तो स्टिकी फुटर में आप कोई भी चीज उठा सकते हो यहाँ से। तो यहाँ पर कोई हमारे पास अवेलेबल हो, फुटर, प्राइसिंग, कोलेस्ट्रॉल, ब्लॉग, प्रोडक्ट, ठीक है। मैंने फुटर में दिया हुआ है ये रहा वाइट कलर का। तो यहाँ पे बेसिकली कह रहे हैं डाउनलोड एग्जाम्पल, डायरेक्टली कह रहे हैं डाउनलोड एग्जाम्पल करो, फिर उसके बाद यूज कर लो। वैसे इसमें बहुत जबरदस्त फीचर्स हैं। अभी देखो साइड बार है, ये भी आपको दे रहा हो, ठीक है। वो आपको दिखा रहा है अलग अलग साइड बार, इसमें से आप कोई भी इस्तेमाल कर लो। सिर्फ इसका कोड आपने छापना है और अपने कोड में पेस्ट कर देना है। फ्लाइंग फिश, वो बोलेगा कि आप तो चीते हो, जादू। और कलर बदलना है तो
हाँ थोड़ा मसला होगा, लेकिन शुरू शुरू में होगा, लेकिन एक दफा आदत पड़ जाएगी ना तो आप लोगों को इशू नहीं होगा।